जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रिवीजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जियोलॉजी की हम लोगों की ये सेकंड क्लास है और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज की जो क्लास है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्लास को जल्दी से जल्दी हम लोग ख़त्म कर दें और आपको सारी चीज़ें भी समझ में आ जाए। कोशिश करूँगा मैं कि इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और जल्दी से जल्दी आप इसको रिविज़न भी कर सकें। सबसे पहली बात तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आप लोग सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपके शॉर्ट नोट्स भी इसी तरीके से होने चाहिए दोस्तों। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, भूगर्भ शास्त्र का या जियोलॉजी का या भूविज्ञान का। तो भूविज्ञान के अंदर जब हम, भूगर्भ शास्त्र के अंदर जब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि भूगर्भ शास्त्र का शुद्ध रूप से अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सब कुछ इसी में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ कि जो अपने पास में क्या बोलते हैं अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहले तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वर्णन कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसे ही थोड़ी ना हम लोग बता देंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, कोई हम उसके अंदर तो चले नहीं गए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ साधन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीधे यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोतों के बारे में वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए। इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है और ये ही चीज़ें किताबों में भी लिखी हुई रहती है, लेकिन उसको आपको मैं किस तरीके से समझाता हूँ वो देखना। सबसे पहले तो बात करें कि हमारे पास एक डायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स कैसे, हम इसमें गड्ढा कर दें, हम इसमें माइनिंग करने का काम करें, तो सबसे पहला हमारे पास है सोर्स, खनन। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, खनन हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकते। अब आपको एक बात पता है कि जब भी हम लास्ट कॉर्नर पे जाएंगे, ये हमारी पहली बात तो ये पृथ्वी, यहाँ अगर हम लोग देखने की काम करेंगे ये, तो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से तरबूज से काटूं तो ये जो हिस्सा है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी रेडियस देखें पृथ्वी की त्रिज्या की, या मैं इसको यहाँ से काटने की कोशिश करूँ तो यहाँ से मैं जाऊँगा तो पृथ्वी का केंद्र जो है, आपको पता ही है रेडियस त्रिज्या के बारे में, तो यहाँ पर हम बात करें 6371 के आसपास, 6371 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या रेडियस है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने 12 किलोमीटर के आसपास तक क्या किया हुआ है, खनन किया हुआ है। मैक्सिमम 12 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सी ऐसी खान है जिसको हम लोगों ने 12 किलोमीटर तक खोदने का काम किया। मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उसके पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अफ्रीका में मिलेगी वो। तो हम लोग खनन करके, खनन क्या है, तो जो है व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है ना, हम लोग हमारे हाथ से गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। मैं गांव की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रत्यक्ष रूप से हम खनन करके ये जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, लेकिन हम लोग जाएंगे 6371 किलोमीटर तक, तो क्या इतना लंबा हम गड्ढा खोद पाएंगे? नहीं, 10 से 12 किलोमीटर तक ही हम जा पाएं, इससे ज़्यादा नहीं है। अगला हमारे पास में डीप ओशियनिक ड्रिलिंग। डीप ओशियनिक ड्रिलिंग का मतलब है दोस्तों, डीप ओशियनिक, डीप मतलब गड्ढा है ना, डीप मतलब गहरा, ओशियनिक मतलब महासागर, तो इसका मतलब ये है गहरे महासागरीय गर्त। तो डीप ओशियनिक ड्रिलिंग, तो गहरे महासागरीय गर्त में हम लोग ड्रिलिंग करने का काम करें तो वहां से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास में पृथ्वी, ये हमारे पास में पृथ्वी। लेकिन दोस्तों क्या ये सभी जगह एक समान दिखाई देती है क्या? अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये हमारे पास में हिमालय पर्वतमाला है। तो अगर आप थोड़ा सा एक लॉजिक लगाने की कोशिश करें, मैं इसको ले लेता हूँ, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं इसको पृथ्वी मानने की कोशिश करूँ तो एक बात बताओ कि ये वाला हिस्सा अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ तो ये जो यहाँ पर आ रहा है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यदि मैं इस हिस्से की बात करूँ और इस हिस्से की बात करूँ तो क्या इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, इसकी गहराई ज़्यादा होगी? बिल्कुल होगी। तो इसकी नीचा कम होगा। तो डीप ओशियनिक ड्रिलिंग करेंगे हम, तो क्या करने वाले हैं हम, गहरे महासागरीय गर्त में ड्रिलिंग करने का काम करेंगे। तो जो निचला हिस्सा है वहाँ से हम ड्रिलिंग करेंगे तो और नीचे जा पाएंगे, लेकिन इसमें भी हम 10 किलोमीटर के आसपास जा पाए, इससे ज़्यादा नहीं जा पाए। उसके बाद आता है ज्वालामुखी का उद्गार। जब भी ज्वालामुखी का उद्गार आता है तो वो जो लावा है उसके बारे में हम स्टडी करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, हमारे लिए प्रत्यक्ष साधन का काम करता है। हालांकि इसको लेकर के विवाद है। सुखविंदर जो है अपने पास में ज्योग्राफी की एक बुक आती है, उसी से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अपन एक चीज़ को लेके चलेंगे, सोर्स, अलग अलग सोर्स लेके नहीं चलेंगे। अगले की बात करते हैं अप्रत्यक्ष साधन, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष साधन। अप्रत्यक्ष साधन में हम, अब देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा लिखा हुआ है, मैं आपको इनडायरेक्टली जो चीज़ें मैं जो बुक बता रहा हूँ उस बुक के हिसाब से अप्रत्यक्ष साधन की यदि हम बात करें तो प्राकृतिक, कृत्रिम और जो सिद्धांत दिए हुए हैं, सारे सिद्धांत
सारे कृत्रिम साधन, सारे प्राकृतिक साधन, इनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले। सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब हमने खुद नहीं किया है, उसके बारे में हमने रिसर्च किया है और उसके रिसर्च निकालने के बाद सारे काम किए। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक साधन में सबसे पहले आता है अपने पास ज्वालामुखी और भूकंप। क्या हम पृथ्वी के अंदर गए हैं? तो भूकंप जो आ रहा है, भूकंप के बाद जो चट्टानें आती हैं, हम उन चट्टानों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ज्वालामुखी के बारे में स्टडी करने का काम कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं हम पता लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ज्वालामुखी हम लेके आ रहे हैं? क्या भूकंप हम लेके आ रहे हैं? नहीं। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए प्राकृतिक साधन हो गए। हालांकि इन सब चीज़ों को लेकर अपने अपने हिसाब से जो है स्कॉलर्स लड़ते रहते हैं, पर अपने को स्कॉलर्स पे नहीं जाना। अपने को ये पता करना है कि भैया प्राकृतिक साधन में ज्वालामुखी और भूकंप के जरिए हम ये पता कर लेंगे कि पृथ्वी के गर्भ में क्या मौजूद है, क्या उसमें चट्टान कौन सी पाई जाती है, सिलिका ज़्यादा, मैग्नीशियम ज़्यादा, लोहा ज़्यादा, क्या चीज़ ज़्यादा है, तो हम ज्वालामुखी के जरिए पढ़ लेंगे। दोस्तों ज्वालामुखी हम यहाँ डिटेल नहीं करेंगे, कारण उसके पीछे का, क्योंकि ज्वालामुखी हम लोगों को यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफी की जो पहला यूनिट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहाँ पढ़ना है। भूकंप भी हमको वहीं पढ़ना है, तो भूकंप के जरिए भी हम ये सारी चीज़ें पता कर लेते हैं, तो हम उसको डिटेल वहीं करेंगे। अगला आता है हमारे पास कृत्रिम साधन, यहाँ हम इसको डिटेल करेंगे। प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर। क्या दोस्तों कोई व्यक्ति पृथ्वी के अंदर जा करके ये पता कर पाया कि उसका गहराई कितना है, उसका तापमान कितना है या उसका प्रेशर कितना? नहीं। इसीलिए इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष साधन। ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है ना, लेकिन क्या है, अप्रत्यक्ष है। तो प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया और टेम्परेचर हो गया, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में आएगा सिद्धांत। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, जिसमें अपने पास टाइडल थ्योरी है, नेबुला थ्योरी है, ग्रहाणु परिकल्पना है, तो ज्वारी परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना और ग्रहाणु परिकल्पना, जब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, जब पृथ्वी की उत्पत्ति वाला जो टॉपिक है हम इसको वहां पर करने वाले। तो यहाँ तो हम नहीं करेंगे, यहाँ तो सिर्फ हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया आप सीधे सीधे बताइए कि स्रोत क्या है। तो ज्वारी परिकल्पना, निहारिका, ग्रहाणु, अगर ये डीप में आता भी है तो हम लोग जब पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे तब हमको ये सारी चीजें पढ़नी है, ज्वारिका, निहारिका और ग्रहाणु, ये सारी चीजें हम वहाँ पढ़ने वाले हैं। आगे की हम बात करें अप्रत्यक्ष साधन में, कुछ किताबों में आपको उल्का पिंड देखने को मिलेगा और चुंबकीय सर्वेक्षण भी देखने को मिलेगा। एक बात बताइए दोस्तों कि उल्का पिंड को हम आम भाषा में क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा। अब ये जो अपने पास में है एग्जाम्पल के तौर पे उल्का पिंड मेटियोर से, तो ये टूटा और ये नीचे आया। दोस्तों जब ये नीचे आता है यहाँ से, तो वायुमंडल बीच में आएगा। जब वायुमंडल बीच में आएगा तो उसका क्या होगा? घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन होने की वजह से जल जाता है, तो इस वजह से इसको कई बार हम लोग क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा। जब ये यहाँ नीचे आएगा, जैसे लोनार महाराष्ट्र में उल्का पिंड की वजह से हमारे पास में लोनार जो है क्रेटर झील बनी हुई है, वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। ये यहाँ से उल्का पिंड आया। अब दोस्तों ये उल्का पिंड जो है कहीं ना कहीं ये जब नीचे आया है तो ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पृथ्वी का निर्माण जिस तरीके से हुआ वैसे ही निर्माण हुआ होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष साधन। हम इसके बारे में स्टडी करते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर बाहर की चट्टानें किस प्रकार से बनी हुई हैं और उसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की चट्टानें भी इसी तरीके से होंगी, इसीलिए उल्का पिंड आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास में चुंबकीय सर्वेक्षण। आपको पता है कि पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करने का काम करती है, लेकिन क्या उसका जो मैग्नेटिज्म है, उसका जो चुंबकीय प्रभाव है, वो सब जगह एक जैसा होता है क्या? नहीं। तो हम उसके आधार पर यह देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की चट्टान कहाँ पाई जा रही है, कौन सी चट्टान कहाँ पर मैग्नेटिज्म ज़्यादा पाया जा रहा है, तो उसी के आधार पर हम ये करने का काम करते हैं। क्या इसमें और चीज़ें डिटेल आ सकती क्या? इससे ज़्यादा पीएससी आपको डिटेल नहीं पूछेगा, यहाँ तक जाएगा। अगली कहानी है कि जब हम कृत्रिम साधन के तौर पर प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जब भी हम प्रेशर, डेंसिटी के वगैरह के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके बारे में घनत्व के बारे में। दोस्तों अभी आगे जाकर के हम IUGG के अनुसार पढ़ने वाले हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, जो कि सारे जो हम चैप्टर खत्म करने वाले हैं उसका पूरा का पूरा बेस उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि हमारे पास 3 प्रकार की परत है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ तो इसको बोलते हैं मेंटल के लिए आवरण बोलेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा भूपर्पटी और ये हो जाएगा क्रोड। तो भूपर्पटी, आवरण और क्रोड, भूपर्पटी, आवरण और क्रोड, भूपर्पटी, आवरण और कोर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। यदि हम क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है। यदि मैं आप लोगों से बोलूँ कि क्रस्ट, मेंटल, कोर की, तो जब हम नीचे नीचे जाना स्टार्ट करेंगे, जब भी हम पृथ्वी की बात करें, मैंने पृथ्वी में से एक तरबूज के भांति चीज़ें निकाली, तो हम जैसे जैसे गहराई में जाना स्टार्ट करते हैं तो इसकी डेंसिटी बढ़ती है, इसका दबाव बढ़ता है, इसका तापमान बढ़ता है, और जो हमारा कोर वाला हिस्सा है, जो हमारा कोर वाला हिस्सा है, यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व होता है, यहाँ पर सर्वाधिक तापमान होता है और यहाँ पर सर्वाधिक दबाव होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ठीक है, हमको समझ में आ गया इनडायरेक्टली हमने पता कैसे किया कि इसकी डेंसिटी गहराई में जाने पर बढ़ती है, दबाव गहराई में जाने पर बढ़ता है और तापमान दबाव में जाने पर जो है हमारे पास गहराई में जाने पर बढ़ेगा। तो डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर तीनों ही गहराई में जाने पर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो
तो हम क्या अंदर जाके पता करके आए? नहीं। अब समझो इसको, घनत्व की बात कर ले पहले। तो जो हमारा ऊपर वाला जो क्रस्ट वाला हिस्सा आता है, ऊपरी पार्ट जो इसका अपर पार्ट है, ये वाला जो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला अपर पार्ट जो हमारा आ रहा है, ये वाला अपर पार्ट, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो डेंसिटी पाई जाती है वो पाई जाती है 3.9 के आसपास या 3.4 के आसपास। अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिलता है, हम 3.5 मान के चलते हैं। 3.5 ग्राम सेंटीमीटर, या कुछ किताबें 3 ही बताती है, तो लोड नहीं लेना उसका, एक अप्रोक्स डाटा याद रखना। 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास हमारे पास डेंसिटी पाई जाती है। डेंसिटी क्या होती है पहले तो ये समझो। डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। अब पहले देखना ध्यान से, ये दो चीजें मेरे पास है, एक डस्टर है और एक डस्टर है। ये डस्टर किसका बना हुआ है आपको पता है, और ये डस्टर किसका बना है आपको पता है। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि डेंसिटी गहराई में जाने पर बढ़ेगी, इसका एवरेज डेंसिटी मतलब पूरी पृथ्वी का यदि हम एवरेज डेंसिटी निकालेंगे तो ये 5.5 होगा औसत। ये आपके प्री में भी काम आएगा, ध्यान रखना। और जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है, तो गहराई में जाने पर या तो 11 डेंसिटी होगी। अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें करते हैं। एकदम एग्जैक्टली बात करें बिल्कुल डीप जाने पर तो 13.6 होगी, पर आप एग्जैक्ट मत याद रखें, आप 11 याद रखें अप्रोक्स। तो 3.5 ऊपर वाले हिस्से में, बीच में जाओगे 5.5 और सबसे डीप में जाओगे तो अपने पास 11 या 13.5 के आसपास डेंसिटी देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो गहराई में जब जा रहे हैं हम तो डेंसिटी बढ़ क्यों रही है, पहली बात, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, आपको पता हो कि डेंसिटी जो है वो क्या होती है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। पर हमारा दिमाग यहाँ पर काम नहीं करना है, यहाँ पर हमको उसका काम ही नहीं है। फिर दूसरा आता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये अपने काम की चीजें, इसको बहुत आसानी से समझ ले जाओगे। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया जैसे जैसे हम क्या करते हैं, गहराई में जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ का आयतन कम है या ज़्यादा है, यहाँ का आयतन कम है या ज़्यादा है, ये आपको चेक करना है। एक बात बताओ दोस्तों, एक मैंने 1 लीटर की बॉटल ली और एक मैंने 10 लीटर की बॉटल ली, तो 10 लीटर का आयतन ज़्यादा है और 1 लीटर का आयतन क्या है, कम है। अब देखो यहाँ पर ऊपर हिस्सा आपको ये वाला हिस्सा ज़्यादा दिख रहा है और ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, एकदम कम दिख रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आयतन ज़्यादा है और यहाँ क्या हो गया, आयतन कम हो गया। तो जैसे जैसे आयतन में कमी होती है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आप देखें कि नीचे जाते हुए हम लोग क्या देखने का काम कर रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? तो ये तो क्लियर हो गया आपको। एक पॉइंट तो अपने पास आ गया कि आयतन में कमी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों अलग से ही, कि गहराई में जाने के साथ साथ घनत्व में जो है बढ़ोतरी आती है, उसके पीछे के कारण क्या है। तो पहला कारण आपको समझ में आया कि आयतन में कमी, और आयतन में कमी आपको समझ आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार रहे हो। यहाँ देखो, यहाँ आयतन क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ये होगा 10 लीटर के आसपास। यहाँ देखें तो 1 लीटर के आसपास होगा। ये बात समझ में आई। तो आयतन में कमी होने पर घनत्व में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। अगला आता है पदार्थ की संरचना। जब आप ऊपर देखोगे तो आपको सियोल और सीमा देखने को मिलेगा। जब बीच में जाओगे तो सियोल और सीमा, तो ऊपर सियोल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। नीचे जाओगे तो सीमा देखने को मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम। नीचे जाओगे तो नीफे और फेरस देखने को मिलेगा। जब आप नीचे जाओगे तो आपको फेरस लोहा दिख रहा है ना, और उसके साथ में नीफे मतलब निकल दिख रहा है। ऊपर देखो तो सिलिका दिख रही है और एल्यूमिनियम दिख रहा है। सिलिका होती है दोस्तों हल्की। सिलिका कैसी होती है, हल्की। तो अंदर जाओगे तो आपको पदार्थों की संरचना कैसी मिलेगी, गाढ़ी मतलब मोटा। अब आप इसको देखो, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से ऐसा पकड़ के रखा है। अब इसकी डेंसिटी देखो, अब मैं इसको दबाऊंगा, इसको मैंने दबाना स्टार्ट किया, इसको दबाना स्टार्ट किया, तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, दबा दिया। आप देखो, आपने 1 किलो का रुई का बंडल लिया, आप उसको दबा के नीचे लेके जाओगे तो पास पास आएंगे, उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आएंगे। तो पदार्थों की संरचना कैसी होगी, पास पास। क्या मैं इसको दबा सकता हूँ, क्या मैं इसको दबा सकता हूँ? क्या इसकी डेंसिटी ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई ये बात? अब आगे बात करें दबाव का बढ़ना। दबाव का बढ़ना मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि जैसे आप यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मुट्ठी बांध के मेरे सिर पर मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा दबाव बनाने का काम करूँगा तो क्या डेंसिटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ना ही है। जैसे ही आपका दबाव बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर से रुई वाला एग्जाम्पल ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे सटीक एग्जाम्पल होता है रुई वाला। आपने रुई का एक बहुत बड़ा बंडल लिया, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है स्टार्टिंग में। क्यों कम है? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने उस पर दबाव बनाना स्टार्ट किया तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। आगे बात करें सिलिका की कमी। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, सिलिका का ही सारा खेल है। पूरा का पूरा ज्वालामुखी मैं आपको सिलिका के ऊपर ही कंप्लीट करवा दूंगा। पूरा ज्वालामुखी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पूरा सिलिका के ऊपर डिपेंड है। पूरा सिलिका होती है हल्की,
और सिलिका होती है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेंसिटी के। तो जो हमारी सिलिका है वो सिलिका है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डेंसिटी के। सिलिका इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सिलिका होती है हल्की, सिलिका होती है कैसी, हल्की। जहां पर सिलिका ज्यादा वहां डेंसिटी कम। तो आपको पता है आगे जाके हम पढ़ेंगे कि सबसे ऊपरी परत में हमारे पास सियोल, बीच वाली परत में सीमा और लास्ट वाली परत में हमारे पास क्या होता है, नीफे। बोलो जल्दी से, बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर मैं आप लोगों को जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग सीधे सीधे यदि बात करें तो हमारे यहां पर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि सिलिका की कमी होती है। तो सिलिका की कमी कहां होती है, गहराई में। सिलिका की कमी होगी गहराई में, क्योंकि वहां पर निकल और फेरस मौजूद है। आगे जल्दी और समझ में आएगा जब मैं इधर आऊंगा तब। तो वहां निकल और फेरस मौजूद है। ये कौन बोल के गए, स्वेज महोदय बोल के चले गए। तो ये अपने को ध्यान रखना, सिलिका की कमी होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार और देखना, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। सारा खेल किसका, सिलिका का है। ज्वालामुखी में भी सिलिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिलिका होती है हल्की, ध्यान रखिएगा। सिलिका इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब सिलिका बढ़ेगी तो घनत्व कम होगा, और घनत्व बढ़ेगा तो सिलिका क्या होगी, ज्यादा होगी। जब घनत्व कम होगा तो सिलिका क्या होगी, ज्यादा। सिलिका कैसी होती है, हल्की होती है दोस्तों, ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। सिलिका इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और सिलिका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। इसका मतलब यह है कि जब सिलिका बढ़ेगी तो वहां पर जो चट्टानें पाई जाएंगी वो कैसी होगी, एसिडिक होगी, अम्लीय प्रधान चट्टानें होंगी। ये अपने को बहुत अच्छे से याद रखना। अभी अम्लीय शारी पे मैं नहीं जाऊंगा, अम्लीय शारी मुझे लगता है कि आप प्री देके आए तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा चीजें। अब आते हैं किस पे, दबाव पे। दोस्तों दबाव की बात करें, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने इस पे प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। अब मैंने इस पे क्या कर दिया, प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर दबाव लगाना स्टार्ट कर दिया, किसके ऊपर, इस पे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों कार्य क्या होता है, आपको ये बात पता है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी भी आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसमें होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है उसमें स्थानांतरण होना। अब ध्यान से देखना, ये मैंने इस पे क्या लगाने का काम किया, दबाव, प्रेशर लगाने का काम किया। मैंने प्रेशर लगाया तो मैंने जैसे प्रेशर लगाने का काम किया तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने कार्य किया, और जब भी मैं कार्य करूंगा तो वहां पर क्या होगी, ऊष्मा पैदा होगी। यहाँ पर क्या होगी, ऊष्मा। और जब भी ऊष्मा पैदा होगी, हीट पैदा होगी, तो इसका मतलब वहां पर ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। और जहां एनर्जी निकलेगी वहां तापमान बढ़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ दबाव भी बढ़ता है, और दबाव बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब जहां तापमान बढ़ रहा है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस रुमाल को यहां से लेता हूं और इसको मैं घड़ी करता हूं। मैंने इसको क्या करा, घड़ी करना स्टार्ट किया। मैंने इसको क्या किया, घड़ी करना स्टार्ट किया। मैंने इसको क्या किया, घड़ी करना स्टार्ट किया। ये बात ध्यान रखना। आपने देखा होगा बचपन में खूब मजा आता था, हम 4-5 साल के होते थे तब गाँव में जा रहे हैं और वहां पर बिस्तर लगे हुए थे। तो एक गद्दा पड़ा, 2 गद्दा पड़ा, तीसरा गद्दा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। तो आप देखिए जो नीचे वाला गद्दा है उस नीचे वाले गद्दे के ऊपर दबाव ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा दोस्तों। तो नीचे वाले गद्दे के ऊपर क्या होगा, दबाव ज्यादा होगा। तो 1 परत, 2 परत, 3 परत, तो इसका मतलब दबाव ज्यादा होगा कहां पर, गहराई में। दबाव ऊपर क्या होगा, कम होगा। अब आप ध्यान दें कि अगर मैंने इसके ऊपर ये रख दिया, इसके ऊपर मैंने ये मार्कर रख दिया और इसके ऊपर मैंने हाथ रख दिया, तो 1 2 3 4 ये वाली परत पे दबाव क्या होगा, कम होगा, और ये वाली परत पे क्या होगा, दबाव ज्यादा होगा। बोलो क्लियर हो गई बात। तो हमको ध्यान रखना है कि गहराई में जाने पर प्रेशर कैसा होता है, बढ़ता है। बोलो क्लियर हो गई। आगे बात करें तापमान की, तापमान, टेम्परेचर की यदि हम लोग बात करें तो गहराई में जाने के साथ तापमान। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई कि गहराई में जाने के साथ तापमान भी बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। जैसे जैसे आप डीप जाते जाते हो तो तापमान बढ़ता है, लेकिन तापमान बढ़ता क्यों है, कैसे बढ़ता है। तो रेडियो एक्टिव जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी के गर्भ में हमारे पास में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं, जैसे हमारे पास यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो स्वतः ही क्रिया करते हैं, स्वतः ही रिएक्शन करने का काम करते हैं। नाभि की विखंडन और नाभि की संलयन जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स वाले पार्ट में, केमिस्ट्री वाले पार्ट में, तब हम उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्वतः क्रिया करने का काम करते हैं। तो तापमान होगा, तापमान बढ़ेगा, और जैसे जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्रिया करने का काम करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। अगला आता है दबाव। तो दबाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा। यार ऑब्वियस सी बात है कि एक बंदा नीचे बैठा है, दूसरा बंदा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर, पांचवा उसके ऊपर, तो दबाव बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि घर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नीचे वाले में घर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, तो दबाव बढ़ेगा। ये क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया आप लोगों को, नहीं आया। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम संवहन, कन्वेक्शन धाराओं के बारे में हम लोग फिजिक्स में और डिटेल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि जब तापमान बढ़ता है तो पार्टिकल्स दूर दूर भागना स्टार्ट होते हैं, या संवहन होता है तो पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे तो तापमान बढ़ेगा, और गहराई के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको प्री के लिए काम आने वाली है, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 मीटर यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाओगे, जैसे जैसे आप गहराई में जाते गए, ये गहराई में मैंने जाना स्टार्ट किया तो यहाँ 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 यहाँ,
तो यहाँ तक मैं जाते जाऊँगा। गहराई में जाने के साथ साथ अगर आप 32 मिनट में जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, फिर आप 32 जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि जो होती है वो असमान रूप से होती है। असमान रूप से होती है इन द सेंस ये कि जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे वैसे वैसे तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन तापमान वृद्धि दर क्या होगी? कम होगी। मतलब इसका ग्रोथ रेट क्या होगा? कम होगा। सर ग्रोथ रेट कम क्यों होगा? कैसे कम होगा? एक बात ध्यान रखना कि बढ़ तो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक बंदा है ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है, जिसको आर्मी की तैयारी करनी है, कांस्टेबल की तैयारी करनी है, एसआई की तैयारी करनी है, तो बंदा जब पहले दौड़ना स्टार्ट करेगा तो बहुत तेजी से दौड़ेगा, तो बहुत तेजी से दौड़े जा रहा है। अब उसके अंदर एनर्जी की कमी हो रही है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला राउंड वो क्या करेगा? मान लो 5 मिनट में लगा रहा है, दूसरा राउंड उसने लगाया, इसका मतलब वो भाग तो रहा है लेकिन वो 6 मिनट में भाग रहा है। अगला राउंड फिर थकेगा, हो सकता हो 5 मिनट में भागे, अगला राउंड फिर लगाएगा, हो सकता हो 4 मिनट में लगा दे। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, उल्टा बोलना चाहिए था मुझे। पहला राउंड 5 मिनट में लगाया, दूसरा 6 मिनट में लगाया, तीसरा 7 मिनट में लगाया और 8वां जो है अपने पास 10-15 मिनट, ऐसे करके उसका टाइम बढ़ रहा है। वो दौड़ तो रहा है, उसके चक्कर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर बढ़ने की दर क्या हो रही है? घट रही है। ध्यान रखना। तो तापमान तो बढ़ेगा लेकिन तापमान बढ़ने की वृद्धि दर क्या होगी? वो घटती जाएगी, वो कम होती जाएगी। इसका मतलब शुरुआत में 32 डिग्री, जैसे 32 मीटर नीचे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस, अगले 32 पे जाओगे तो 1 से हल्का फुल्का कम, अगले 32 जाओगे तो और, मतलब तापमान तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप जाते जाओगे तो 100 किलोमीटर के बाद तापमान वृद्धि दर क्या होती है? ये धीरे धीरे करके कम होती जाती है। तो ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में आगे कि भैया यहाँ बात करें हम लोग तो आंतरिक संरचना का विभाजन, जो हमारे पास इनर स्ट्रक्चर है उसका विभाजन, डिवीजन हमने कैसे करा है। तो उसका डिवीजन कभी आपसे सीधे पूछे कि आंतरिक संरचना का विभाजन कीजिए, तो आप सीधे कुछ नहीं करिए, आप चार्ट बना के आइए, आपका सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आंतरिक संरचना के विभाजन के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो जो हमारा रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन दिया स्वेज महोदय ने, तो रासायनिक वर्गीकरण किसने दिया? स्वेज महोदय ने। तो रासायनिक वर्गीकरण दिया स्वेज महोदय ने और उन्होंने अपनी जो आंतरिक संरचना उसको 3 भागों में बांटा है। पहली संरचना को उसने सियाल, सीमा और नीफे के नाम से जाना। तो रासायनिक वर्गीकरण जब भी आपसे पूछे तो आप क्या लिखेंगे? सियाल, सीमा और नीफे। किसने दिया ये? स्वेज महोदय ने। तो स्वेज महोदय के द्वारा जो रासायनिक वर्गीकरण दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? स्वेज महोदय के द्वारा। कौन सा वाला? सियाल, सीमा और नीफे। यहां पर यदि मैं बात करूं तो ये भौतिक या भूकंप के आधार पर देखें, भौतिक विभाजन देखें तो भौतिक विभाजन में स्थल मंडल लिथोस्फीयर, दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फीयर और बेरी मंडल बेरोस्फीयर। तो ये 3 पार्ट ध्यान रखना, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, बेरी मंडल, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और बेरीस्फीयर। ये भौतिक विभाजन है इसका। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ध्यान देना, यहां पर हो जाएगा क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये दिया है IUGG, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। और सारा खेल क्या है? इसी का है। सारा खेल किसका? इसी का। IUGG। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया IUGG का फुल फॉर्म क्या है। अब ध्यान देना, ये जो डाटा लिखा हुआ है ये सारा का सारा है स्वेज महोदय के अनुसार। स्वेज महोदय के अनुसार ये सारा डाटा लिखा हुआ है। मैं बताऊंगा कि आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले बात, एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इधर का रफ कर दूंगा। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहां से इस चीज को क्या करता हूं, सबसे पहले तो रफ कर देता हूं क्योंकि आप इसमें होंगे कंफ्यूज, तो ज्यादा बेटर है। चलिए हटते हैं यहां से और यहां आते हैं। चलो, सबसे पहले तो ये स्वेज महोदय का जो दिया गया है ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। स्वेज महोदय ने क्या कहा कि रासायनिक वर्गीकरण यदि हम करते हैं तो हमने 3 परतों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे, है ना। ये ध्यान रखना। सियाल मतलब ये जो परत है वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। इसकी रचना किससे हुई है? मतलब जो हमारा ऊपरी क्रस्ट वाला हिस्सा है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ की बात करें तो निकल और फेरस पाया जाता है। ये कौन बोल के गए हैं? स्वेज महोदय। अब ध्यान देना कि इस परत में भी यही सब डाटा लिखना है, इस परत में भी यही सब डाटा लिखना है। और आगे जाके डॉली महोदय एक विज्ञान भूगर्भवेत्ता है। उन्होंने इसको आउटर जोन, इंटरमीडिएट जोन और सेंट्रल जोन में बांट के रखा है। खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा सा डीप पूछ लिया कि डॉली साहब के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन कीजिए, तो आप केवल नाम याद रखेंगे, आउटर जोन, इंटरमीडिएट जोन और सेंट्रल जोन। बस ये आप चार्ट बनाना और सारा डाटा ये वाला लिखना है। और जो मैं बताऊंगा IUGG के अनुसार वो सारा डाटा इसी में डालना है, मतलब आपको कंपाइल करना है। दूसरा, जेफरीज महोदय ने इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी क्रम की चट्टानों में बांट के रखा हुआ है। इसमें भी यही सारा डाटा डालना है क्योंकि चेंज कुछ नहीं होगा। इन लोगों ने बस क्या कर दिया, उसके पार्ट बना दिए अलग अलग टाइप से और अपने हिसाब से नाम रख दिए हैं। अगला है क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। होम्स महोदय, आगे जाके हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे। जेम्स जीन की ज्वारी संकल्पना, जेफरीज के बारे में पढ़ेंगे, होम्स का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, संवहन तरंग सिद्धांत, ये सब आएगा आगे।
यहाँ ध्यान रखें कि इन लोगों ने दो पार्ट में, होम्स ने क्रस्ट को दो मतलब जो है अपने आंतरिक संरचना को दो पार्ट में बांट के रखा है, एक हो जाएगा क्रस्ट और एक हो जाएगा सबस्ट्रोम। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो अपने को थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है, कई बार इसमें क्या था 30 मिनट के बाद बंद हो जाता, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। इसमें सब में यही डालना है। क्या डालना है देखो जरा, अभी क्रस्ट मेंटल कोर वाला पार्ट भी आएगा, उसमें भी हम समझेंगे कि उसमें से भी डाटा उठा के कैसे डालना है। सबसे पहले तो स्वेज महोदय ने जो रासायनिक वर्गीकरण किया है उसकी बात करें तो आपको लिखना है सबसे पहले तो रचना किससे हुई है। सिलिका और एल्यूमिनियम से रचना, सिलिका और मैग्नीशियम से रचना, नीफे और फेरस से रचना हुई है। फिर दूसरा पॉइंट आपको डालना है कि घनत्व। सर हमको घनत्व नहीं याद रहा तो एप्रोक्स याद रखना है, एग्जैक्ट नहीं याद रखना है। 29 का लड़का हो गया मतलब 2.9 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद 2.9 से 4.7 तक जाएगा, 4.7 से 11, 12, 13 जो डाटा आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख दें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम एग्जैक्ट भले ही नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप वहां पर लगभग लिख दें। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सिलिका हल्की होती है दोस्तों। यहाँ पर सिलिका है लेकिन ये सिलिका कम मात्रा में, यहाँ मैग्नीशियम बढ़ गया, यहाँ तो सिलिका की कहानी खत्म हो गई। तो सिलिका इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जैसे जैसे सिलिका कम होती है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है। तो आप देखो घनत्व कितना हो गया, 2.9 से 2.9 से 4.7 तक चले गया, 4.7 से 12 तक चले गया। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये स्वेज महोदय बताएगा। अगला रचना मैंने बता दिया, गहराई। तो जैसे जैसे आप जाओगे तो गहराई तो बढ़ना है, तो 30 से 50 किलोमीटर तक आपको सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें 50 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो आपको सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। और यहाँ पर 6880 किलोमीटर लिखा हुआ हम लोगों ने, तो ये अप्रोक्स डाटा है, ध्यान रखना ये स्वेज महोदय के अनुसार। क्योंकि आपको पता है ये बात है कि हम जो पृथ्वी के यहाँ पर जाते हैं केंद्र में, तो केंद्र में हमको 6371 किलोमीटर के आसपास क्या मिलेगा, ध्यान रखना ये इसकी रेडियस मिलेगी, ये इसकी त्रिज्या मिलेगी। और ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 6371 किलोमीटर क्या उसकी त्रिज्या है पृथ्वी की रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को अप्रोक्स डाटा याद रखना है, या आप चाहें तो इतना ही लिख दें अगर आप भूल जाते हैं कभी तो। फिर उसका निर्माण कैसे हुआ, देखो हमारे जो महाद्वीपीय परत है, जो महाद्वीपीय परत है, महाद्वीप मतलब ऊपर वाला हिस्सा, महाद्वीप मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर ही महाद्वीप है, पूरा पृथ्वी में हर जगह महाद्वीप फैला हुआ है, लेकिन इसमें महाद्वीपीय परत और महासागरीय परत अलग अलग परत है। तो जो महाद्वीपीय परत है उसका निर्माण जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। तो आपको लिखना कैसे है कि महाद्वीपीय परतों का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है। अगला महासागरीय, अगर हम बात करें सिलिका हल्की है तो ये थोड़ी सी हल्की होती है किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, और ये थोड़ी सी क्या होती है भारी इसके मुकाबले, ये ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें महासागरीय परतों की, तो महासागरीय जो परतें हैं वो किसकी बनी हुई हैं, वो बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम की। तो महासागरीय परतें बनी हुई हैं सिलिका और मैग्नीशियम की। सर हम तो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि महासागर मतलब पानी। एक बात बताओ दोस्तों कि पानी है कहाँ पानी है कहाँ, पानी परत पे है ना पृथ्वी के ऊपर। यदि मैं बात करूं, इसको मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं, तो ये वाला हिस्सा मेरा क्या हो गया महाद्वीपीय परत, और ये वाला मेरा हिस्सा क्या हो गया महासागर। अब देखो इसमें पानी डालो, क्या इसके ऊपर तक आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ जो पानी वाला हिस्सा है ये भी तो परत बनी हुई है, तो ये महासागरीय जो परत है, आपको पता है कि यहाँ पर जो अगर अपन ऐसे कर दें इसको, तो ऐसे करेंगे तो क्या पाया जाएगा यहाँ पर पर्वत, कौन सा, हिमालय पर्वतमाला। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले हिस्से में अगर हम देखेंगे तो नीचे 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 जाते जाएंगे तो गहराई ज्यादा होगी इसकी लंबाई, और जैसे जैसे हम यहाँ पर जाएंगे महासागरीय परत तक, तो इसका मतलब ये होगा इसकी मोटाई क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी मोटाई क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वो ऊपर वाला हिस्सा जा रहा है। तो ये महासागरीय परत जो होगी भारी होगी, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, सिलिका की मात्रा अंदर जाते जाते कम होती जाती है। फिर हमारी जो तीसरी परत है वो नीफे और निकल की बनी हुई है। तो आंतरिक जो परत है हमारी वो किससे बनी है, आंतरिक परत लिखना, तीसरा नहीं, आंतरिक परत जो हमारे पास वो नीफे और निकल से बनी हुई है, और ये बहुत ज्यादा क्या है, भारी है। आगे आते प्रकृति, जहां पर भी सिलिका पाई जा रही है, सिलिका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो प्रकृति होती है इसकी हमारे पास में, तो वहाँ पर अम्लीय प्रकृति होती है, क्योंकि जहाँ सिलिका की प्रधानता, तो आपको लिखना क्या, सिलिका की प्रधानता की वजह से अम्लीय प्रकृति की चट्टानें यहाँ पाई जाती है। जबकि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ कैसी पाई जाती है, क्षारीय प्रकृति की। तो जो महासागरीय क्रस्ट होता है, महासागरीय क्रस्ट की बात करें तो महासागरीय क्रस्ट जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हमको कठोर धातु देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है कि अंदर आप जा रहे हो तो सॉलिड चीजें ही देखने को मिलेगी। अगले की बात करते हैं चट्टान, तो हमको ऊपरी वाले परत में मिलती है ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट दोस्तों, ग्रेनाइट आधार है सभी चट्टानों का। तो हम लोगों को जो है सिलिका और एल्यूमिनियम वाली जो परत है वहां पर अपने को कौन सी चट्टान मिलती है, ग्रेनाइट चट्टान मिलती है। दूसरे की बात करें सीमा वाले में हमको कौन सी चट्टान देखने को मिलती है, बेसाल्ट। आगे जाके हम लोग चट्टानें पढ़ने वाले हैं, आगे जाके हम ज्वालामुखी पढ़ने वाले हैं। ज्वालामुखी वैसे फर्स्ट यूनिट में देखा, पर हम ध्यान रखें कि ग्रेनाइट जो बेसिक चट्टान है, उसके बाद में बेसाल्ट, जैसे दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट लावा से किसका निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो आप चाहे तो और भी ज्यादा जा सकते हैं कि इस तरीके में काली मिट्टी वगैरह पाई जाती है, वो बात की बात है, पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है कहां पर, सीमा वाली परत में, ये अपने को ध्यान रखना है। और उसके बाद में यहाँ पर धात्विक चट्टानें पाई जाती है नीफे वाली परत में। बोलो क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब
अब आप जो मेन काम बचा IUGG, इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी वाला पार्ट, इसको हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। मेरे हिसाब से मैं उसको 15 मिनट में किसी भी कंडीशन में खत्म कर दूंगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो बातें लिखी है मैंने, इन्हीं सब बातों को आपको बहुत अच्छे से लिखना है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किताब से पढ़ रहा होगा तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कितना शॉर्टकट हो चुका है ये। और जो लोगों ने किताब से नहीं पढ़ा उनको तो ऐसा लगेगा शायद कि आधी पिक्चर पल्ले से बाहर हो गई होगी। तो कोई बात नहीं, आप एक बार इस वीडियो को वापस से रिपीट करके देखिएगा दोस्तों। और अभी तक मैंने आपको शायद तीसरा या चौथा जो भी वीडियो हुआ है, मैंने आपको अभी तक कभी ये नहीं बोला कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति सामने वाला मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवा दें और इन शॉर्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने का काम करें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय अपने माता पिता की।